नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिर्गी रोग के ऊपर। ऐसे तो हर रोग के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए लेकिन एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग एक ऐसा रोग है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं रहता। इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हैं। ये माना जाता है कि मिर्गी रोग कोई ऊपरी देवी के प्रकोप से या किसी और वजह से हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब हम रोगियों को देखते हैं, बताते हैं, तो परिवार वाले बताते हैं कि हमारी तो 7 पुश्तों में भी ऐसा नहीं हुआ, फिर हमारे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इन्हीं सबको का समाधान करने के लिए, मिर्गी रोग के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले तो ये कि मिर्गी रोग होता क्या है। जैसे हर किसी को मालूम है कि आपका दिल हर सेकंड धड़कता रहता है, उसमें धड़कन रहती है। इसी तरह से आपको ज्ञात हो कि मस्तिष्क में भी कुछ विद्युत तरंगें, कुछ माइक्रोवोल्ट में गतिविधि चलती रहती है जबकि आप सोते हैं तब भी। तो ये तो नॉर्मल गतिविधि है। इसके बाद यदि आपने सोचा कि मैं ये स्विच ऑन करूं, आपने हाथ को उठाया और स्विच को ऑन किया, लेकिन ये इतना जो सिंपल एक्ट है, जो एक सामान्य सा कार्य है, ये भी इतना नहीं है। मस्तिष्क में, बाएं ब्रेन में, जहां मेरे दाहिने हाथ का कंट्रोल है, वहां से विद्युत तरंगें बनी, वो नसों के जरिए, नर्व्स के जरिए हाथ में आई। हाथ की मांसपेशियों ने जितना काम है उतना काम किया। तो ये एक नॉर्मल गतिविधि है। लेकिन अगर वही विद्युत तरंगें बहुत अधिक मात्रा में बन जाएं तो जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग मिर्गी कहते हैं। जैसे मिर्गी भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आंशिक मिर्गी। आंशिक का मतलब फोकल। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अगर यहाँ पर विद्युत तरंगें अधिक बने तो वो मेरे हाथ में आएंगी और मेरा हाथ बिना चाहे भी उसमें ऐंठन हो सकती है और फिर उसमें लगातार कंपन हो सकता है। तो ये एक तरह से आंशिक मिर्गी हुई। और फिर अगर विद्युत तरंगें पूरे मस्तिष्क में फैल जाए तो मेरे पूरे दाहिने हाथ में, पूरे शरीर में ऐंठन कंपन हो सकती है, जिसको पूर्ण मिर्गी का दौरा कहेंगे। तो मिर्गी के दौरों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आंशिक मिर्गी फोकल या एक पूर्ण मिर्गी जनरलाइज एपिलेप्सी। और भी बहुत तरह के प्रकार हैं। जैसे कभी कभी रोगियों में ऐसे जर्क आए, जैसे अगर कभी आप सोते हैं, कभी अर्ध निद्रा में भी ऐसे झटक जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा जर्क आए और आपके हाथ से सामान छूट जाए या आप गिर जाएं और क्षणिक चेतना ना रहे, तो ये भी एक तरह का प्रकार है मायोक्लोनिक मिर्गी। छोटे बच्चों में एक अलग तरह की मिर्गी होती है जिसको कहते हैं एब्सेंस मिर्गी। जैसे नाम ही बता रहा है कि बच्चा, जैसे मैं 2 सेकंड कुछ नहीं बोला, आंख फड़फड़ाई मैंने, तो बच्चा जो भी कर रहा है, अगर वो बोल रहा है, खा रहा है, तो वो कुछ क्षण के लिए 10, 15, 20 सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर से वही काम करने लगता है जो वो कर रहा था। उस क्षणों में कुछ आँखों में झिलमिलाने जैसी, आँख फड़फड़ाने जैसी गतिविधि हो सकती है। और ऐसा दौरा, ये भी एक दौरा ही हुआ। ये दौरा 10 सेकंड से लेके 20-25 सेकंड तक होता है और एक दिन में 10-20 से लेके सैकड़ों और हजारों बार हो सकता है। उस समय में रोगी संज्ञा शून्य रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे क्लास में हैं तो वो नेचुरल है कि वो उस समय जो पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। टीचर को देखने में लगेगा कि ये बच्चा तो सपन देख रहा है, कहीं बाहर खोया है, कुछ और सोच रहा है। तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, दंड दिया जाता है कि तुम पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हो, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक मिर्गी का प्रकार है। तो हमने ये जाना कि मिर्गी का दौरा सिर्फ एक तरह का नहीं है, ये भी बहुत तरह का हो सकता है। और
जो आंशिक मिर्गी है उसमें रोगी को मालूम रहता है क्या हो रहा है, वो अवेयर रहता है, उसकी अवेयरनेस इंटैक्ट है, वो होश में है, और अगर आप उस समय कुछ पूछें तो जवाब दे सकता है। बाद में वो विस्तार से आपको ये बता सकता है कि ये हुआ और मेरे कंट्रोल में नहीं था। या बहुत बार जैसे हाथ में ऐंठन कंपन होती है, उसमें बहुत करंट जैसी फीलिंग, ऐसा भी हो सकता है। अगर मस्तिष्क का देखने वाला हिस्सा प्रभावित हो तो उसको झिलमिलाहट जैसी चीज़ें दिख सकती हैं। या कभी कभी मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में प्रभाव होने से, जैसे पेट में गैस, ऐसे फीलिंग भी हो सकती है। या वो संज्ञा शून्य हो करके मुंह चलाना, इस तरह की हरकत कर सकता है। या किसी चीज को बार बार जैसे छूने का, हाथ को मलने का, और 2-4 कदम चल भी सकता है, लेकिन आमतौर पे उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि ऐसा हो रहा है। तो मिर्गी के दौरे में रोगी होश में भी हो सकता है, बेहोशी होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो पूर्ण मिर्गी का दौरा होता है उसमें शुरू में कुछ रोगियों को एहसास हो सकता है कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन अधिकतर को ज्ञान नहीं होता। फिर बहुत जोर से चीख निकलती है कुछ रोगियों में, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो बंद होता है और जो डायफ्राम और चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उससे चीख निकलती है। रोगी की पूरे शरीर में ऐंठन हो सकती है, और अगर रोगी बैठा या खड़ा है तो वो गिर सकता है। और फिर शरीर में क्रमिक ऐंठन और फिर रिलैक्सेशन। ऐंठन कंपन ऐसे 10, 20, 50 बार बहुत तेजी से होता है और फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाता है। उस समय में सांस तेजी से चलती है, मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनती है, उसके चलते फेना सा आ सकता है, मुंह से, नाक से फेना आ सकता है। शुरुआत में जब ऐंठन बढ़ती है तो जबड़े टाइट हो जाते हैं, और कभी कभी जीभ अगर दांतों के बीच में आ जाए तो उससे खून निकल सकता है, रक्तस्राव, हेमरेज हो सकता है, और वो थोड़ा भयावह स्थिति, खून बह रहा है, तो ये कठिन परिस्थितियों का लगता है रोगी के परिवार वालों को कि कठिन परेशानी है। और जब रिलैक्स हो जाता है पूरा, तो उस समय अगर यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में जो पेशाब की थैली है उसमें अगर पेशाब हो तो रिलैक्स होने से स्फिंक्टर पेशाब कपड़ों में हो जाता है, हो सकता है। और बच्चों में मल का विसर्जन, लैट्रिन भी हो सकती है कपड़ों में। उसके बाद रोगी कुछ समय शांत रहता है, विक्षिप्त हो सकता है, रेस्टलेस हो सकता है, सो सकता है। अगर होश में है तो उसको उल्टी जैसी महसूस होती है, सिर में दर्द बता सकता है, उल्टी हो सकती है। तो ये एक दौरा है, और फिर मरीज सो गया, 2 घंटे बाद उठा, धीरे धीरे ठीक हो गया। उसको दूसरा दौरा 1 दिन बाद भी हो सकता है, 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद ना भी हो सकता है। तो 2 दौरों के बीच में रोगी बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य व्यक्ति की तरह से, सामान्य ह्यूमन बीइंग, सामान्य बच्चा की तरह से रहता है। लेकिन दोबारा अगर मिर्गी रोग, एक बार दौरा होने को मिर्गी नहीं भी मानते, लेकिन अगर बार बार होने की प्रवृत्ति हो या 1 से अधिक बार दौरा हो जाए तो फिर मिर्गी रोग मानते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को मिर्गी रोग हो जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रति 1000 लोगों में करीब 5 से 10 रोगी कभी न कभी मिर्गी रोग से प्रभावित हो जाते हैं। बचपन में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में अधिक होता है, और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था तक, तो जन्म से लेके मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक किसी को भी हो सकता है। महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है, और गरीब अमीर इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ऐसा मानते हैं लोग, विशेषज्ञ, कि करीब दुनिया भर में 5-6 करोड़ रोगी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत सारे लोगों को रोग हो जाता है।
अब बात ये उठती है कि मिर्गी रोग होता क्यों है, किसी को भी मिर्गी रोग, मिर्गी का दौरा क्यों पड़ जाता है। तो इसमें भी कारण अलग अलग आयु में अलग अलग हैं। जन्मजात शिशु में जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें अगर प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान सिर में चोट लग जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या डिलीवरी के बाद उसके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी हो जाए, तब भी दौरा हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस उस आयु में हो जाते हैं। कुछ अगर जन्मजात विकृति है, कुछ रसौली है, कुछ उसको परेशानी है, तब भी दौरा हो सकता है। और बहुत से अन्य कारण हैं जो कि कुछ बच्चों में रोग को पैदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी रोगी को मिर्गी रोग क्यों हो जाता है। बहुत सारे रोगियों में तमाम जांचों के बाद भी हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि मिर्गी रोग क्यों हुआ, लेकिन बहुत से लोगों में, काफ़ी व्यक्तियों में ये पता लग जाता है कि रोग क्यों हुआ। और ये रोग के कारण जन्म से लेके वृद्धावस्था तक विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नवजात शिशु में, न्यूबॉर्न बेबी में, अगर प्रसव के दौरान, डिलीवरी के समय सिर में चोट लगी, कठिनता से डिफ़िकल्ट डिलीवरी थी, तब ऐसा हो सकता है। अगर डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद रोगी बच्चे में नमक कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, तब भी दौरा हो सकता है। और कुछ आनुवांशिक कारणों से भी बच्चे में दौरा पड़ सकता है। छोटे बच्चों में 6 वर्ष की आयु, 6 महीने से 6 वर्ष की आयु में बहुत सारे सेंसिटिव बच्चों में तेज बुखार के साथ दौरा पड़ने की आशंका रहती है। अगर उनको बुखार हुआ तो बुखार के साथ दौरा, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और ऐसा दुनिया भर में 2-3% से 5-6% तक बच्चों में ऐसा देखा जाता है। वो दौरा क्षणिक होता है और ज़्यादातर बच्चों में दोबारा तिबारा दौरा नहीं भी होता है, लेकिन कुछ लोगों में बार बार, हर बार दौरा हो सकता है। इसको दौरा ही कहते हैं, मिर्गी नहीं कहते। मतलब जैसे अभी हमने बात की थी, तो एक एपिसोड को कहा मिर्गी का दौरा या सीजर या एपिलेप्टिक अटैक, लेकिन बार बार दौरा होने को मिर्गी रोग कहा गया। बार बार दौरा होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी को मिर्गी रोग कहा गया। तो बच्चों के होने वाले तेज बुखार के साथ के दौरे को हम लोग फेब्राइल सीजर कहते हैं। एपिलेप्सी की संज्ञा नहीं दी जाती है। रेगुलर दवा उनको देना जरूरी नहीं होता। माँ बाप को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब भी कभी बुखार हो तो बुखार की दवा देकर, स्पंजिंग करके, नहलाकर बच्चे का बुखार अगर ना बढ़ने दिया जाए तो दौरा ना हो। या ऐसे बच्चों को 1-2 दिन बुखार के समय कुछ माइल्ड बेंजोडायजेपिन जैसे कि हम लोग दे देते हैं, जिससे कि दौरा ना हो। और कभी कभी गुदा के रास्ते डायज़ेपाम देना भी रिकमेंडेड है। थोड़े से बड़े बच्चों में जो ज़्यादातर दौरे होते हैं वो जेनेटिक बेस्ड होते हैं। पहले इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते थे, मतलब हमें कारण नहीं मालूम है लेकिन हो जाता है। ऐसे बच्चों में परिवार में एक से अधिक रोगी को दौरे होते रहने की हिस्ट्री, वृतांत मिलता है। युवावस्था में जाते जाते मद्यपान, सिर की चोट या मस्तिष्क में कुछ इन्फेक्शन हो जाने से भी दौरे होने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर रोगी को टीबी रोग है और टीबी की गांठ या दिमाग की झिल्लियों में टीबी का असर हो, तब ऐसे रोगियों में दौरा पड़ सकता है। भारतवर्ष और तमाम जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जहां सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, जहां साफ सफाई पर उतना जोर नहीं दिया जाता, तो एक और रोग देखा जाता है जिसको सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। एक कीड़ा होता है लंबा फीताकृमि, जिसको टीनिया सोलियम कहते हैं। और ये जो रोगी, जो व्यक्ति मांसाहारी हैं और जो
पोर्क मीट खाते हैं, जो सुअर का मांस खाते हैं, और अगर मांस अध पका हो, उसमें इन्फेक्शन हो, उसमें फीता कृमि की सिस्ट हो, तो वो रोगी जब ऐसा मांस खाते हैं तो वो पेट में जाकर के जो सिस्ट से रिलीज होती है, और वहाँ से जो ऑन्कोस्फीयर जो उसमें से रिलीज हुए वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है वो अगर मस्तिष्क में पहुंच जाए तो वो मस्तिष्क में एक सिस्ट बना सकता है, एक या कई अधिक सिस्ट, और उनके वहाँ पर इन्फेक्शन से बाद में मिर्गी का दौरा कहते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, और इसमें खान पान की अशुद्धता है। जो लोग मांसाहारी हैं वो उसको फैलाते हैं क्योंकि उनके पेट में लंबा फीता कृमि है, और मल के रास्ते उससे उसके सेगमेंट जिसमें कि हजारों लाखों की संख्या में कीड़े होते हैं वो हमारे वातावरण में फैलाते हैं। लेकिन जो खाने वाला है वो चाहे वेजिटेरियन है, वो मांसाहारी नहीं भी है, तब भी उसमें अगर अशुद्धता से खाया, पानी पिया या ऐसी चीज में संपर्क में रहा जिसमें वो कीड़े हैं, तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई नहीं देते और आपको रोग पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर बढ़ती आयु में अगर मस्तिष्क में कोई गांठ ट्यूमर बने या कोई पक्षाघात हो, तब भी उसमें मिर्गी का दौरा हो सकता है। फालिज यानी कि स्ट्रोक, पक्षाघात के 5 से 10% रोगियों में मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में जो सड़कों पे लोग जो व्हीकल्स चल रही हैं, जो और एक्सीडेंट रेट बढ़ रहे हैं, तो अगर उससे मस्तिष्क में चोट लगे, अगर हेड इंजरी हो, तो ऐसे काफ़ी रोगियों में मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। हेड इंजरी गांव में पेड़ से गिरने से या वायलेंस से, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, वॉर इंजरी हुई, तब भी सिर में चोट लगने से दौरा हो सकता है। तो चोट एक मुख्य कारण है जिससे बाद में कुछ रोगियों को दौरा हो सकता है। ये तो कारणों की बात हुई। अब एक रोगी अगर डॉक्टर के पास लाया जाता है, बच्चा बड़ा कोई भी है, तो हम लोग पूरी हिस्ट्री, पूरा वृत्तांत जानना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, रोगी से पूछते हैं। अगर रोगी को ये ज्ञान रहता है तो वो अपना बता सकता है, अन्यथा इम्पोर्टेंस रहती है आई विटनेस की। अगर रोगी को कुछ पता नहीं है, वो तो कहेगा साहब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बताया गया कि दौरा हो गया था, या मैं उठा तो मेरे बदन में दर्द था, जीभ कटी हुई थी, पेशाब से कपड़े गीले हो गए थे और फिर मुझे अस्पताल ले गए। तो रोगी के साथ जो भी हुआ, तो इसमें क्या हुआ, क्या आंखें घूमी, क्या आंखें ऊपर दाएं बाएं हो गई, क्या शरीर के एक हिस्से से शुरुआत हुई या पूरे शरीर में हुई, जो भी अनुभव हुआ, जो भी वृतांत है, उसको विस्तार से चर्चा की जाती है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप किसी को दौरा होते हुए देखते हैं तो आप ये सब नोट करें और ये सब आपसे पूछा जाएगा। अक्सर माँ बाप कहते हैं साहब हम तो घबरा गए थे उतने उस समय कि हमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जरूरी है। और आजकल तो हर किसी की जेब में स्मार्टफोन होता है, तो अगर आपके संबंधी को, आपके बच्चे को, आपके रिश्तेदार को, मित्र को, किसी को दौरा पड़े, तो उसका अगर आप वीडियो बना लें तो डॉक्टर को ये समझने में कि दौरा किस प्रकार का था महत्वपूर्ण मदद मिलती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बेहोशी और दौरा से मिलती जुलती बहुत सी अवस्थाएं हो सकती हैं। कुछ बच्चों में, महिलाओं में, युवतियों में, लड़कियों में या किसी में भी कभी कभी अत्यधिक तनाव में भी बेहोशी हो जाती है। अक्सर देखा है कि लड़की की विदाई हो रही है और लड़की की माँ बेहोश हो गई, या कोई करुण दृश्य हुआ तो लोग बेहोश हो गए। तो वो बेहोश होना मिर्गी का दौरा आम तौर पे नहीं होता। बहुत से बच्चे स्कूल में अगर असेंबली में खड़े हैं, सुबह खा पी के नहीं गए, वीक स्ट्रक्चर है और
बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है और किसी कारण असेंबली लंबी हो गई, कोई भाषण हो गया, कोई व्यक्ति आया, तो ऐसी अवस्था में भी देखा गया है कि बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनको कुछ बेचैनी सी लगती है, उनकी इच्छा होती है बैठ जाएं, लेकिन चूंकि डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसकी परमिशन नहीं है, तो ऐसे बच्चे ऐसे झूमते झूमते अक्सर गिर जाते हैं। तो ये गिरना भी मिर्गी रोग नहीं है, इसको हम लोग अपनी भाषा में सिनकोप बोलते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से दवा का असर कम हो सकता है, दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है उसका एक डिसिप्लिन होना, उसको एक नियमित होना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है और आप नॉर्मल खाना पीना सब कुछ खा सकते हैं, सिवाय उन कामों को करने से मना किया जाता है जिसमें दौरा होने पर कष्ट हो सकता है। तो ऐसे रोगियों को कहा जाता है कि आप उन परिस्थितियों से बचें। अगर आप नाव चलाते हैं और नाव चलाते हुए दौरा पड़ जाए तो आप निश्चित रूप में पानी में गिर के डूब सकते हैं। तो कहा जाएगा कि भैया नाव नहीं चलाओ, कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चलाइए। बहुत देशों में अलग अलग नियम हैं, लेकिन जब तक दौरा कंट्रोल ना हो जाए अच्छी तरह से तो महीनों सालों आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर वाहन चलाते हुए दौरा पड़ जाए तो आप खुद भी चोटिल होंगे और बहुत सारे जो सड़क पर और लोग चल रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल कभी नहीं चलाना है, अपनी पर्सनल व्हीकल जब तक आपको डॉक्टर और आपका कानून अलाउ ना करे तब तक आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। आपको तैरना अच्छा लगता है तो आप किसी के साथ गार्ड की निगरानी में तैर सकते हैं, मतलब अगर कुछ भी हो तो आपको सहायता मिल सके, यही एक मकसद है। और बाकी आप सब कुछ काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। आप अगर विवाह की आयु के हैं और आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो विवाह भी कर सकते हैं। विवाह में लड़कियों के विवाह में कष्ट आता है। कष्ट है कि माता पिता आम तौर पे ये बात बताना नहीं चाहते, वो छुपाते हैं और लड़के को या वर पक्ष के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती। और अगर दौरा ससुराल में पड़ जाता है तो तमाम फिर छीटाकशी और प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाई भी हो जाती है और कभी कभी संबंध छूट भी जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो सबसे अच्छा है कि अगर कुछ समय दवा चलनी है तो पहले आप दवा की पीरियड पूरा कर लीजिए, दवा बंद हो जाए तब विवाह करें। अगर जल्दी है या दवा लंबे समय चलनी है तब भी आपको बता करके करना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में अगर संदेह रहा या शुरू में ही आपको ये लगा कि मुझसे छुपाया गया, मुझे धोखा दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के रूप में आपको सलाह यही दी जाती है कि आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहिए कि हाँ, मैं दवा खा रही हूँ और मेरा दौरा कंट्रोल में है और अभी मुझे इतने समय और खाने की अनुमन्य किया गया है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हैं गर्भ धारण करना, अपना फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी जो प्रसव का एक गर्भ का एक सिंपल रूल है कि आपको कम से कम दवा या कोई दवा ना चल रही हो तो अच्छा रहता है। लेकिन यदि ज़रूरी है, आपको कोई ब्लड प्रेशर है या कोई आपको मिर्गी रोग है, तो ऐसी दवा पर आपको होना चाहिए जिससे गर्भ पर पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, उसमें कोई चीज़ खराबी ना आए। ऐसे अगर आप सामान्य 100 गर्भ की महिलाओं को देखें तो 1-2 में सब कुछ सामान्य होते हुए भी खराबी हो सकती है, उसमें कुछ कमी आ सकती है, कुछ मेलफॉर्मेशन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मिर्गी रोग की दवा खा रही हैं तो ये संभावना 2-3% से लेके कुछ दवाओं में 5-10%, 20% भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश की जाती है कि जो सेफ दवाएं हैं, रिलेटिवली सेफ, और उनकी कम से कम डोज, कम से कम मात्रा ली जाए और साथ में गर्भ धारण करने से पूर्व ही
कंसेप्शन से पहले ही एक फॉलिक एसिड की एक गोली लेते रहने से भी काफ़ी रोगियों में बेहतरी रहती है, संभावना परसेंटेज काफ़ी कम रहती है। और फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन चीज़ों के अलावा, दवा के अलावा, सामान्य खाने पान, पौष्टिक आहार, व्यायाम, योगा, खुश रहना, ये सब रोगों में ज़रूरी है। उसी तरह से मिर्गी में भी ज़रूरी है। रोगी हमसे पूछते हैं कि ये मुझे ही क्यों हुआ, आखिर ये मुझे ही क्यों हुआ। अब किसी को भी डायबिटीज़ क्यों हो गई, ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, किसी को कैंसर क्यों हो गया, लेकिन हमारे हाथ में है कि जो भी कुछ है उसका हम सामना करें, उसके साथ अच्छा जीवन यापन करें और उससे उस पर विजय प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर अब क्यों हो गया तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कारण आप में कुछ हुआ, या कुछ हो सकता है कुछ लोगों में आनुवांशिक हुआ, लेकिन दवा से कंट्रोल होने ज़्यादातर रोगी बिल्कुल नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, सामान्य, और फिर दवा बंद भी हो जाती है। ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है कि एक रोगी से दूसरे को हो जाए। ज़्यादातर में आनुवांशिक रोग भी नहीं है। आप नॉर्मल की तरह से सब कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो बीमारी, जो भी बीमारी है या जिसके बारे में भी आप अगर लिटरेचर सर्च करें, आप आज इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करें तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन जो जानकारी आपको अपने डॉक्टर से मिलती है वो सेटिस्फाइंग होती है, वो आपके लिए लागू होती है। क्योंकि इंटरनेट और गूगल तो एक तरह का जंगल है जिसमें आप भटक सकते हैं, जिसमें खो सकते हैं, और हो सकता है आपको वो सब दिक्कतें ना हो, उसमें आपको पढ़ करके ज़्यादा परेशानी का एहसास हो। तो इसलिए अपने डॉक्टर से पूछिए। बहुत कुछ संस्थाएं हैं भारत में, इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन, भारतीय मिर्गी संघ हैं, उसकी शाखाएं हैं। आप सब भी उसके मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, उसकी वार्षिक गोष्ठी में भाग ले सकते हैं। अपने आसपास के लोगों में एक समूह बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, मिलिए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करिए। बहुत सारी लिटरेचर उपलब्ध है और आप डॉक्टर से भी मांग सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक ये पुस्तक लिखी मिर्गी रोग के बारे में, जिसको मैं अपने सब मिर्गी रोगियों को दे देता हूँ, जिसको पढ़ के उनके शंका समाधान हो जाते हैं, और जो पढ़ने के बाद उनकी समस्याएं, जो उनके मन में शंकाएं रहती हैं, मैं फिर उनका निवारण करता हूँ। तो कुल मिला के मिर्गी रोग पर विजय पाना है। और चूंकि इसके रोग के बारे में बहुत कुछ भ्रांतियां हैं, तो ये जो प्रयास है ये इसीलिए है, अवेयरनेस के लिए है। आपको जन जागरूकता बढ़ानी है, और हर रोगी हमारा एक एम्बेसडर हो सकता है जो उसको और दूसरे रोगियों को कहें। आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो कि बहुत सारे विश्व विभूतियाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े क्रिकेटर हुए जॉन टी रोड, उससे पहले टोनी ग्रेग, इन सबको एपिलेप्सी रही, इसके बावजूद वो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर पाए। लोग कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट और बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको मिर्गी रोग हो गया। उसके बाद भी वो बहुत अच्छे पेंटर हुए हैं, बहुत अच्छे सिंगर हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, और जिनको मिर्गी रोग हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, और उस पर वो विजय पा सके। तो अगर हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम जन जागरूकता बढ़ाएं और इसके बारे में पढ़ें, और अपने या अपने संबंधी या अपने मित्र में जिसको मिर्गी रोग है उसका प्रोत्साहन करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं और मिर्गी पर विजय प्राप्त करने में मदद करें। धन्यवाद। ये एक रोगी का सीटी स्कैन है, चित्रों का समूह है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हल्की सी खराबी है। तो इस तरह का सीटी स्कैन की प्लेट होती है, और ये उसी में एक रोगी का एमआरआई है। ये और बारीकी से उस रचना को दिखाता है। एक रोगी का है जिसके उसमें कुछ वो थी, खराबी थी। तो इस तरह का एमआरआई की प्लेट होती है, जिसमें 20-30 छोटे छोटे एक्सरे समूह होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की।
अगर किसी को मिर्गी का दौरा आपके सामने पड़ जाए या पड़ रहा हो तो आपको क्या करना होता है? मिर्गी का दौरा आम तौर पे कुछ क्षणिक ही होता है, मतलब आधा 1 मिनट 2-3 मिनट। तो इसलिए अधिकतर रोगियों में कोई प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या हो रहा है। अगर उसके आसपास कोई नुकीली चीज़ है, कोई धारदार चीज़ है तो उसको हटा दीजिए। अगर उसने टाई पहनी हुई है, गला टाइट है तो उसको ढीला कर दीजिए। अगर वो सीधा है और मुंह से फेना आ रहा है तो उसको करवट कर देना अच्छा रहता है, क्योंकि जिससे मुंह से जो फेना लार है वो बाहर निकल जाए, फेफड़ों में ना जाने की संभावना रहे। उसके कंपन हो रहे होते हुए हाथ पैरों को पकड़ने की, रोकने की आवश्यकता करना जरूरी नहीं होता। अगर कोई सड़क के बीच में बेहोश हो गया, दौरा पड़ रहा है, तो उसको उठा के कच्ची मिट्टी पे कर दीजिए, जिससे कि उसको छिल विल ना जाए। अगर आपके जेब में रुमाल है तो उसको आप ऐसे रोल करते हुए एक सिगार के रूप में बना सकते हैं, और उसको साइड से अगर आप मुंह में लगा देंगे तो अगर जबड़ा टाइट नहीं हुआ है तो उससे जीभ कटने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन कोशिश न करिए कि अपनी उंगली मुंह में डालें, क्योंकि रोगी तो होश में है नहीं, और जबड़ा जब टाइट होगा बहुत ज़्यादा तो आपकी उंगली कट सकती है। उसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर को वो जानकारी महत्वपूर्ण होती है। और जब वो रोगी का दौरा रुक जाए तो उसके आसपास ही बने रहिए, जिससे वो कंफ्यूज होके चल ना पड़े, गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना कर बैठे। और उसको सांत्वना दीजिए और फिर उसको घर पहुंचाइए। रोगी को ये कहा जाता है कि अपना एक कार्ड जेब में रखिए कि वो कौन है, कहाँ रहता है, फ़ोन नंबर क्या है, डॉक्टर का नंबर क्या है, और अगर आपको कोई दौरा पड़ते हुए पाए तो उसको कहाँ किससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो जो कोई, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं और कोई अजनबी भी आपकी मदद करना चाहे तो आपकी मदद कर सकता है। आम तौर पे कोई ज़्यादा फर्स्ट एड नहीं है, लेकिन अगर दौरा लंबे समय पड़े, जो कुछ लोगों में हो सकता है, तो फिर फौरन अस्पताल ले जाना होता है, क्योंकि सिर्फ इंट्रावीनस, सिर्फ नस के जरिए ही उस समय दवा दी जा सकती है। छोटे बच्चों में एक दवा नेजल स्प्रे के रूप में उपलब्ध है, मिडाजोलैम। उसको नाक में स्प्रे कर देने से भी वो नाक की झिल्ली से दवा एब्जॉर्ब करके जल्दी असर करती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों में पहले एक पर रेक्टल डायज़ेपाम भी हम लोग प्रयोग करते रहे। लोग पूछते हैं कि क्या मिर्गी से बचा जा सकता है, मिर्गी से कैसे बच सकते हैं? तो इसका उत्तर कारणों में ही है। जिन कारणों से मिर्गी होती है, अगर आप उनसे बच पाएंगे तो आपको मिर्गी होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो पहली बात, भारत सरकार बहुत सालों से कह रही है कि प्रसव अस्पताल में ही हो, कुशल हाथों में हो। पहले डिलीवरी आमतौर पे प्रसव घर पे भी करा देते थे, लेकिन अगर आप घर पे कराएंगे और माँ को या बच्चे को कुछ परेशानी होगी तो फिर कष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हर गर्भवती महिला को प्रसव पास के स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में ही कराना चाहिए, कुशल हाथों में, जिससे इस तरह की संभावना, बच्चे की चोट और कुछ अगर जरूरी पड़ता है तो कुछ लोगों में जिसमें प्रसव में परेशानी हो रही होती है तो फौरन ऑपरेशन करके भी डिलीवरी कराई जाती है। दूसरी बात, सिर की चोट। इतना कुछ कहने के बाद भी, इतना फाइन लगाने के बाद भी आज सड़कों पर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहनों को देखा जा सकता है, बिना सीट बेल्ट लगाए कार में चलते लोगों को देखा जाता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि नहीं मैं तो ठीक से चलाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्घटना, सड़क पे कुछ फिसलनापन है, बारिश हुई है या सामने वाले ने टक्कर मार दी तो चोट तो आपको ही लगेगी। तो आपको स्वास्थ्य के लिए, अपने सिर को बचाने के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क हेलमेट अच्छे से लगाना है, और जिससे अगर चोट लगेगी तो सिर बचा रहेगा। अगर एक्सीडेंट भी होगा तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो आपका दिमाग, सिर बच जाएगा। तो सिर की चोट से बचना है। जो छतों पे पतंग उड़ाते हैं, जो गांव में जामुन और आम के पेड़ों से तोड़ते हैं, बिना सुरक्षा का ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है
कि सिर की चोट का। तीसरा है पहलू सफाई का और इन्फेक्शन से बचने का। तो यदि कोरोना काल में हमने सबने सीख लिया है कि सफाई कैसे रखनी है, घर से बाहर से आकर के कैसे हाथ मुंह धोना है, अच्छे से सफाई रखनी है। सब्जियां जो खाने के पदार्थ हैं उनको अच्छे से धोना है। जो मिट्टी में या जो रॉ चीज़ आप खा रहे हैं, जो सब्जी सलाद या फल आप बिना पकाए खा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से धोना है। हाथ को बार बार धोना है। नाखूनों को काट कर रखना है, क्योंकि उसमें अगर बढ़े रहेंगे तो नीचे मैल और उसमें गंदगी इकट्ठी होगी, उससे कीड़े और जो अंडे हैं वो पेट में जाने की संभावना रहती है। तो अगर हम सफाई का ध्यान रखेंगे, अगर हम पेट की प्रति फीताकृमि की दवा खाते रहेंगे, जिससे कि अगर आपके पेट में फीताकृमि नहीं डेवलप होगा, अगर आप मांसाहारी हैं तो अच्छे से पका हुआ मांस ही खाएंगे। तो और अगर आप हाथ धो करके और साफ सफाई के साथ पानी और खाने के पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सिस्टिक सर्कोसिस होने की संभावना नहीं होगी, और उससे होने वाली जो एपिलेप्सी का रोग है, तो ये रोग हैं जिनसे आप, जिन कारणों से दौरा हो सकता है, अगर उनसे बचेंगे तो दौरा होने की संभावना नगण्य हो जाएगी।